Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Leisure. And we will move forward our pronoun session, and today we will cover demonstrative, indefinite, reciprocal and interrogative pronoun. So without further ado, let's move on the topic. First we deal demonstrative pronoun कि demonstrative pronoun क्या होती हैं. जैसा कि जब मैंने आपको बेसिक के क्लास करवाए थे तो मैंने आपको उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बताए थे. आई थिंक आप सबको याद होगा, आप सबने क्लासेस को देखा होगा. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कराए थे. मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स 4 बताए थे. कौन कौन से बताए थे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स? दिस, दैट, दीज, दोज. मैंने आपको ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बताए थे. मैंने क्या काम बताया था इनका? इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना. क्या काम बताया था इनका? इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना. किस चीज को इंडिकेट करते थे ये? किसी नाउन को. किस चीज को? किसी नाउन को इंडिकेट करते थे, पॉइंट आउट करते थे. तो वैसे ही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स थे 4, वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे रहते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज. ये भी क्या करते हैं? ये भी पॉइंट आउट ही करते हैं. तो पहचानेंगे कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव? जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताऊं, दिस पेन इज माइन. दिस पेन इज माइन. नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं, दिस इज माई पेन. क्या डिफरेंस है इनमें? दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है. दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है. बात तो दोनों में सेम ही हो रही है कि पेन तो मेरा ही है. तो इसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन का ही फर्क है कि हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं हमेशा नाउन के साथ में लगकर आते हैं. प्रीवियस कंडीशन रहती है इनकी. तो ये पेन कौन सा? ये वाला पेन, दिस पेन. तो यहाँ पे क्या है? अकेला स्टैंड नहीं हो पाता कभी भी एडजेक्टिव. तो दिस यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन हमेशा अकेले स्टैंड होते हैं, अलोन स्टैंड, है ना. तो यहाँ पे क्या? दिस इज माई पेन. यहाँ पे ये क्या हो गया? ये पजेसिव एडजेक्टिव बन गया. और यहाँ पे दिस क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया. समझ आ गई आपको? अगर दिस, दैट, दीज, दोज के साथ में कोई नाउन लगकर आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. लेकिन जब ये अकेले स्टैंड हो जाएं तब ये हमारे प्रोनाउन का काम करते हैं. इतनी बात समझ आई आपको? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम क्या कह सकते हैं? क्या करते हैं? ये पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, इंडिकेट करने का काम करते हैं. और एक चीज ये तो करते हैं, पॉइंट आउट भी करते हैं, इंडिकेट भी करते हैं. और क्या करते हैं? ये अवॉइड करते हैं, अवॉइड रेपिटेशन, अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन, ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन. यानी कि रिपीटेशन को रोकते हैं, रिपीटेशन को रोकते हैं. जो बार बार रेपिटेशन होता है, बार बार एक चीज, एक नाउन बार बार रिपीट होती है. प्रोनाउन का तो मेनली काम यही होता है ना, रेपिटेशन को रोकना. सब्स्टिट्यूट होती है ये नाउन का. उसी तरीके से जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी क्या करता है? अवॉइड करता है रिपीटेशन को. जो बार पहले आ चुकी नाउन है उसकी जगह पे आने का काम करता है. ठीक है. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ कि अवॉइड करता है रिपीटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन. जैसे कि एग्जांपल दूं, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको. एग्जांपल दिया, the climate, the weather of Manali, the weather of Manali is better than मुंबई. क्या लिखा मैंने? द वेदर ऑफ मनाली इज बेटर देन मुंबई. मैं यानी कि क्या कहना चाह रही हूं कि जो मनाली का वेदर है, जो मनाली का वेदर है वो बेटर है. किसके कंपैरिजन में बेटर है? मुंबई के कंपैरिजन में बेटर है. ये कैसा कंपैरिजन हुआ?
ये कैसा कंपैरिजन हुआ कि मैं वेदर का कंपैरिजन मुंबई के साथ में कर रही हूँ, वेदर का कंपैरिजन एक सिटी के साथ में कर रही हूँ। तो ये कैसा कंपैरिजन हुआ? आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन हुआ। कैसा कंपैरिजन हुआ ये? आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन। क्योंकि कंपैरिजन तो हमेशा दो सेम चीजों का होता है ना, यानी कि वेदर का कंपैरिजन मुझे वेदर के साथ में ही करना चाहिए, वेदर टू वेदर कंपैरिजन होना चाहिए, वेदर टू वेदर कंपैरिजन होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रही हूं? वेदर का कंपैरिजन सिटी से कर रही हूं, सिटी से कर रही हूं, जो क्या है? गलत है, जो क्या है? गलत है। वेदर का कंपैरिजन वेदर से ही होना चाहिए। और फिर अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको सेंटेंस को ब्रेक करना सिखाया था, वेदर क्या है हमारे यहाँ पे? वेदर क्या है? वेदर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वेदर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये सब चीजें नहीं पता है, तो मेरे प्रीवियस सेशन में जरूर जाइए और इन सबको देखिए, ताकि आपको इनको जानने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और इस क्या है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और बेटर क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट लेती है। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, मनाली हमारा ऑब्जेक्ट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, और जो बेटर है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अभी हमें देन के यूजेस देखने हैं। जो हमने यहाँ पे देन लगाया कि द वेदर ऑफ मनाली इज बेटर देन, देन हमारे ग्रामर के अंदर दो काम करता है, देन हमारे ग्रामर में दो काम करता है। एक तो प्रीपोजिशन बनने का काम करता है, एक ये प्रीपोजिशन बनने का काम करता है, तो दूसरा ये कंजंक्शन बनने का काम करता है, दूसरा ये प्रीपोजिशन बनने का काम करता है और एक कंजंक्शन बनने का काम करता है। तो अब यहाँ पे ये कौन सा काम कर रहा है? देन प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, सपोज ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे, सपोज ये देन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मुंबई यहाँ पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन हमें वेदर का कंपैरिजन करना है ना, वेदर का कंपैरिजन करना है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ में, ऐसे होता है। ठीक है। यहाँ पे वेदर क्या है? सब्जेक्ट है। और अगर यहाँ पर मुंबई ऑब्जेक्ट बन जाता है तो क्या दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं, दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं बन सकता। अब मान के चलो कि ये यहाँ पे कंजंक्शन है, ये यहाँ पर कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन अपने बाद में क्या लेता है? सब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट लेता है ना। अगर अभी हम यहाँ पे इसे कंजंक्शन बना दें तो मुंबई यहाँ पे क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन तो होगा, लेकिन यहाँ पे तो वेदर और यहाँ पे सिटी है, दोनों का कोई लिंक नहीं बन रहा, तो ये यहाँ पे कंजंक्शन भी नहीं बन सकता। तो हम देन की जगह पर ऐसा क्या वर्ड लगा दें, ऐसा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा दें कि यहाँ पर मुंबई भी हमारा सही हो जाए और मुंबई के वेदर के साथ में कंपैरिजन भी हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द वेदर ऑफ बैंगलोर Manali, the weather of Manali is better than that of Mumbai, that of Mumbai। क्या कर देंगे हम कि हमारा पूरा सेंटेंस भी सही हो जाए और मुंबई के वेदर के साथ में कंपैरिजन भी हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? दैट, हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है लगा देंगे। दिस, दैट, दीज, दोज भी होता है, चौथा लिखना रह गया, दिस, दैट, दीज, दोज। द वेदर ऑफ मनाली इज बेटर देन दैट ऑफ मनाली। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने दैट लगा दिया, सिंगुलर के लिए दैट, सिंगुलर के लिए दैट, और प्लूरल के लिए
दोज का यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज का यूज करते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि हम क्या कर देंगे, दैट का यूज करने से हमारा जो कंपैरिजन है वो मनाली के वेदर के साथ में हो जाएगा। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि द वेदर ऑफ मनाली इज बेटर देन मुंबईज, बेटर देन मुंबईज, क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन कब लिखा जा सकता है इसकी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यहां पर लिखा हुआ है द वेदर ऑफ मनाली, यहां पर क्या लिखा हुआ है? द वेदर ऑफ मनाली, और इधर लिखा हुआ है मुंबई। अगर मैं यहां कर देती हूँ मुंबईज, देन मुंबईज, ये कब होगा? देन मुंबईज में कब लिख सकती हूँ? जब यहां पर लिखा होता द मनालीज वेदर, द मनालीज वेदर। अगर इधर द मनालीज वेदर लिखा होता तो हम इधर द वेदर ऑफ मुंबईज कर सकते थे, तब हमारा ये सही हो जाता। लेकिन हम इधर अकेला मुंबईज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस इधर क्रिएट किया गया वो ऑफ के साथ में किया गया है। अगर इधर ऑफ से बना हुआ है तो इधर भी हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो ऑफ के साथ में ही बनेगा। अगर इधर मनालीज वेदर लिखा होता तब हम इधर मुंबईज कर सकते थे, लेकिन अब इधर क्या करेंगे? द वेदर ऑफ मनाली, द वेदर ऑफ मुंबई, द वेदर ऑफ मुंबई। लिख तो हम ऐसे भी सकते थे ना, लिख तो हम ऐसे भी सकते थे कि द वेदर ऑफ मनाली इज बेटर देन द वेदर ऑफ मुंबई, ऐसे भी तो लिख सकते थे। ऐसे भी हमारा सेंटेंस सही था कि द वेदर ऑफ मनाली इज बेटर देन द वेदर ऑफ मुंबई, ऐसे भी हमारा सेंटेंस सही था। लेकिन मैंने अभी पीछे क्या बताया था यहाँ पे कि रिपीटेशन को अवॉइड करता है, ये बार बार दोहराव ना हो नाउन का। जो प्रीसीडिंग नाउन है, ये पहले आ चुकी नाउन है, इस चीज का इधर रिपीटेशन ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसलिए हम द वेदर ऑफ मुंबई नहीं लिखेंगे, देन दैट ऑफ मुंबई लिखेंगे। क्लियर हुई इतनी चीज? ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिपीटेशन को अवॉइड करता है, पॉइंट आउट करता है नाउन को जिसके बारे में हमें डिस्क्राइब किया गया है। ओके, ऊपर हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं पहले डेमोन्स्ट्रेटिव के। डेमोन्स्ट्रेटिव का जैसे क्या दिया गया है, द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द 1920s वर सिग्निफिकेंटली मोर आइसोलेटिस्ट देन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द 1920s, यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है 1920s की, वो सिग्निफिकेंटली क्या है? आइसोलेशनिस्ट है देन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, देन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ में? करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। लिखने को तो हम लिख सकते थे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, economic policies of the 1920s were significantly more isolationist than the economic policies of current administration, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन हमें तो रिपीटिशन को अवॉइड करना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? then those of current administration, then those of the current administration। अब मैंने यहाँ पे those क्यों लगाया, that क्यों नहीं लगाया? मैंने बताया था कि जो that आता है वो सिंगुलर के लिए आता है, और जो those आता है वो प्लूरल के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या है? पॉलिसीज है, पॉलिसीज क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? those of the current administration। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन जयपुर, कि जो क्लाइमेट है उदयपुर का, उदयपुर के क्लाइमेट की बात हो रही है, उदयपुर का जो क्लाइमेट है वो बेटर है जयपुर से। वैसे ही जैसे हमने अभी जो एक एग्जांपल लिया था, बिल्कुल वैसा ही है ये भी, कि जयपुर का उदयपुर का जो क्लाइमेट है उसका कंपैरिजन जयपुर के साथ में किया जा रहा है, आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन है। तो हम इसे क्या करेंगे? हमें कंपैरिजन करना है उदयपुर के क्लाइमेट का जयपुर के क्लाइमेट के साथ में। तो कैसे लिखेंगे? द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर। नो,
क्योंकि हमें तो अवॉइड करना है ना रेपिटेशन को। मैंने वापस से वही चीज बोल दी, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, रिपीट कर दिया, लेकिन मुझे रेपिटेशन को अवॉइड करना है, जिसके लिए हम क्या लगाएंगे, बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द हाउसेज ऑफ द रिच आर बिगर देन द पुअर, कि जो रिच के जो जितने भी अमीर लोग हैं उनके जो घर हैं, अमीर लोगों के घरों का कंपैरिजन किया गया किसके साथ में, कि वो बड़े होते हैं देन द पुअर, गरीबों से बड़े होते हैं। गरीबों के घर से बड़े होते हैं, गरीबों से बड़े होते हैं, गरीबों के घरों से बड़े होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द हाउसेज ऑफ द रिच आर बिगर देन दैट और दोज, बिगर देन दैट और दोज। क्या आएगा, दैट आएगा या दोज आएगा, दैट आएगा या दोज आएगा। दैट कब आता है, अगर यहाँ पर हाउस होता, तो हम क्या लगाते, दैट लगाते सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाउसेज है, तो हम क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे। देन दोज ऑफ द पुअर, ठीक है। ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट, कि कोई ऐसी चीज है जो डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, यानी कि नो स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली किसी चीज को बताया नहीं गया, यानी कि जो नाउन है उसे जनरली बताया गया, पार्टिकुलरली तरीके से बताया गया। जैसे इंडेफिनिट जो चीज को निश्चित ना करे, अनिश्चित हो, जो जैसे नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody, anyone, anybody। ये सब क्या है, ये सब हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे सपोज मैंने कोई सेंटेंस लिया, उसमें मैंने वन का यूज किया, हमारे सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है, इनिशियल पॉइंट है जो हमारा सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट बना है वो वन बना है। तो थ्रू आउट द सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के अंदर जो हम पजेसिव लगाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, वो वन का ही ऑब्जेक्टिव लगेगा, वन का ही पजेसिव लगेगा। कैसे लगेगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, मैंने ऐसे लिखा। तो मैंने यानी कि सब्जेक्ट किसको बनाया, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन को बना दिया, क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ कर दिया मैंने, क्या कर दिया, हिज हेल्थ। ये तो डेफिनेट हो गया ना, पर्सनल प्रोनाउन का मैंने यूज कर दिया, लेकिन हम सब्जेक्ट किसको बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं हम इंडेफिनिट को, जो स्पेसिफिक नहीं है। तो पूरे सेंटेंस के अंदर वन को ही यूज किया जाएगा, थ्रू आउट द सेंटेंस हम वन को ही यूज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, क्या होगा, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ होगा। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में क्या लिखा गया है कि वन कैन मेक प्रोग्रेस इन हिज लाइफ ओनली व्हेन ही डज हिज बेस्ट, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली बट ऑल्सो फॉर हिज कंट्री। काफी लंबा सेंटेंस है, तो देखते हैं कि हमने सब्जेक्ट बनाया यहाँ पर वन को, सब्जेक्ट किसको बनाया हमने यहाँ पे, वन को सब्जेक्ट बनाया कि वन कैन मेक प्रोग्रेस,
कि कोई भी प्रोग्रेस कर सकता है इन हिज लाइफ। इन हिज लाइफ नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाना होगा। अगर हमने सब्जेक्ट वन को बनाया है तो थ्रू आउट द सेंटेंस हम वन को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वन कैन मेक प्रोग्रेस इन वंस लाइफ, इन वंस लाइफ ओनली व्हेन ही नहीं होगा, ओनली व्हेन वन, ओनली व्हेन वन, सब्जेक्ट बना दिया वापस, वन डज one's best not only for himself, not only for oneself and his family, one's family, क्या हो जाएगा यहाँ पे, one's family but also for one's country, also for one's country। throughout the sentence हमने किसको यूज कर दिया, वन को यूज कर दिया कि वन कैन मेक प्रोग्रेस इन वंस लाइफ only when one does one's best not only for oneself and one's family but also for one's country। समझ आ गया आपको कि हमें जब हम सब्जेक्ट वन को बना दें, इंडेफिनिट प्रोनाउन को बना रहे हैं, तो थ्रू आउट द सेंटेंस हमें वन को ही यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताऊं कि जैसे एवरीवन, हमने एवरीवन, someone, somebody, anyone, इसको हमारे सेंटेंस में हमने यूज किया एज अ सब्जेक्ट, इसको हमने यूज किया हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट। तब जो इसके साथ में आने वाले, इसके साथ में क्या आएगा, मैस्कुलिन जेंडर आएगा, मैस्कुलिन जेंडर आएगा, सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर, इसके साथ में सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का यूज होगा। जब भी हम एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन का सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसके साथ में जो जेंडर लगेगा वो कैसा लगेगा, सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर लगेगा। जैसे इस सेंटेंस में देखो कि एवरीवन वाज फ्राइटेंड, कि सब डर गए थे, सब डर गए थे, एवरीवन वाज फ्राइटेंड, सब्जेक्ट बना दिया हमने एवरीवन को यहाँ पर, और इसके साथ में जो हमारा नेक्स्ट जो जेंडर चलेगा, मैस्कुलिन जेंडर चलेगा, कैसे चलेगा, व्हेन दे सा, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बना दिया, दे को, दे नहीं आएगा, हमेशा इसके अंदर सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाएगा हमारे नेक्स्ट क्लोज के अंदर। जब हमारा नेक्स्ट क्लोज बनेगा, जैसे हमने फर्स्ट क्लोज में एवरीवन को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, एवरीवन को सब्जेक्ट बना दिया, तो नेक्स्ट क्लोज के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, मैस्कुलिन जेंडर ही बनेगा, मैस्कुलिन जेंडर। उस मैस्कुलिन जेंडर में भी सिंगुलर, सिंगुलर कौन होता है, ही, सब्जेक्ट बनेगा, और ही इसका क्या आ जाएगा, पजेसिव केस आ जाएगा। तो एवरीवन वाज फ्राइटेंड व्हेन he saw a lion, when he saw a lion, कि एवरीवन वाज फ्राइटेंड व्हेन ही saw a lion, जब उसने एक शेर को देखा तो सबके सब डर गए थे। नेक्स्ट क्या है, एवरीवन ऑफ द एम्प्लॉयज प्रॉमिस्ड, एवरीवन को वापिस से हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, इंडेफिनिट, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बना दिया कि एवरीवन ऑफ द एम्प्लॉयज प्रॉमिस्ड, कि सबने प्रॉमिस किया टू डोनेट देयर वंस डे सैलरी, कि वो अपने एक दिन की जो सैलरी है उसको क्या कर देंगे, दान कर देंगे। तो जब हम एवरीवन को यूज करेंगे, जब हम एवरीवन को यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो हमारा जो आगे यूज होने वाला केस होगा वो कौन सा होएगा, मैस्कुलिन जेंडर को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पजेसिव केस किसका आ जाएगा, मैस्कुलिन का आ जाएगा, हिज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिज। तो एवरीवन ऑफ द एम्प्लॉयज प्रॉमिस्ड टू डोनेट हिज वंस डे सैलरी, क्लियर। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बता ही दिया, स्पेसिफिकली ये बता दिया जाए कि हम तो फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, विमेन की बात कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, जब हमें वैसे अगर क्लियर नहीं किया गया, अगर हमें क्लियरली बताया नहीं गया कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, तब तो हम इसको मैस्कुलिन को ही रखेंगे, प्रेफरेंस हमारी मैस्कुलिन को रहेगी। अगर हमें स्पेसिफिकली बता दिया जाता है कि हम फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, तब हम क्या लगाएंगे, शी और हर लगाएंगे, शी और हर लगाएंगे। जैसे इस सेंटेंस में एवरीवन ऑफ द गर्ल्स,
इसमें हमें गर्ल्स के बारे में बता दिया गया कि हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं। एवरीवन ऑफ द गर्ल्स मस्ट फिनिश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, हर जॉब इन टाइम, यानी कि एवरीवन ऑफ द गर्ल्स मस्ट फिनिश हर जॉब इन टाइम। यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली बता दिया, लेकिन जो ऊपर के सेंटेंसेस हैं, एवरीवन, सभी डर गए थे, हमें कुछ नहीं पता कि एवरीवन में गर्ल्स थी, बॉयज थे, क्या थे, इसलिए हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को। और लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, बता दिया गया है कि हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हमें बता दिया, तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शी और हर का यूज करेंगे। ठीक है, आगे जो हमारा प्रोनाउन है वो कौन सा है, इंडेफिनिट भी आपको समझ आया अच्छे से। इंडेफिनिट के बाद में हमारा प्रोनाउन आता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट होते हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट होते हैं, और सेम जो वर्क है उसके ऊपर एक्शन करते हैं। मोर देन वन सब्जेक्ट है और सेम एक्शन पे क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में ईच अदर, रेसिप्रोकल में हमें ईच अदर देखने को मिलेगा और एक वन अनदर देखने को मिलेगा। ईच अदर कब यूज होता है, वन अनदर कब यूज होता है, ईच अदर कब और वन अनदर कब, जब दो पर्सन की बात की जाए, टू पर्सन, जब दो कैंडिडेट्स की बात की जाती है तब हम ईच अदर की बात करते हैं। लेकिन मोर देन टू होने पर, मोर देन टू, लेकिन अगर मोर देन टू है तब हम वन अनदर का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारी मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर के अंदर ये दोनों यूज हो रहे हैं, ईच अदर मोर देन टू के लिए यूज हो रहा है, वन अनदर सिर्फ टू पर्सन के लिए यूज हो रहा है। लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्जाम के अंदर अगर हमें दिया हुआ मिले, वन अनदर दिया हुआ मिल रहा है टू पर्सन के लिए, तब हम उससे गलत टिक करके आएंगे, हम उसकी जगह क्या लगाकर आएंगे, ईच अदर ही लगा के आएंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द टू फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, कि दो फ्रेंड्स हैं, टू फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, कि दो दोस्त एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वन अनदर मैंने किसके लिए बताया यूज होता है, वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज होता है, मोर देन टू के लिए यूज होता है। और ईच अदर किसके लिए यूज होता है, टू पर्सन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे कितने फ्रेंड्स हैं, टू फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे वन अनदर ना आकर हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। ये क्या हुआ, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी कि सेम एक्शन हो रहा है, लाइक करने का सेम एक्शन हो रहा है, दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, और सेम एक्शन पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये दोनों सेम एक्शन है, लाइक करने का, दोनों सेम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ईच अदर। वैसे ही ऑल द कैंडिडेट्स आर अगेंस्ट ईच अदर, कि सभी के सभी जो एस्पिरेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, वो खिलाफ थे, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ थे। तो ऑल द कैंडिडेट्स यानी मोर देन टू हो गए, मोर देन टू हो गए, तो मोर देन टू के लिए हम क्या लगाते हैं, वन अनदर लगाते हैं, ना कि हम ईच अदर लगाते हैं, क्योंकि हम ईच अदर किसके लिए लगाते हैं, सिर्फ टू कैंडिडेट्स के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अनदर, वन अनदर। रेसिप्रोकल भी समझ आया होगा आपको क्या होता है। इसके बाद में हमारा जो लास्ट रहता है, सेकंड लास्ट, नॉट लास्ट, लास्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, जो कि अपकमिंग वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन को करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव तो आपको इसको पढ़ने से पता चल रहा होगा, यूज फॉर आस्क अ क्वेश्चन, यूज फॉर आस्क अ क्वेश्चन, यूज फॉर आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछने के काम आता है जो इंटेरोगेटिव होता है। इसके अंदर हमें WH फैमिली देखने को मिलती है, WH वर्ड फैमिली देखने को मिलती है, जैसे हु, हुज, whom, what, which, ये हमें देखने को मिलता है। ये क्या होती है, हमारी WH फैमिली होती है। ठीक है, जो ये इसमें हमारे हु हो गया, whom हो गया और whose हो गया, who, whom, whose, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं।
whose पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। what हमारा थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और विच होता है जो, विच किसके लिए यूज होता है, पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है। विच हमारा पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है। विच का काम क्या होता है, विच हमें सिलेक्शन दिखाता है, विच हमें क्या दिखाता है, सिलेक्शन दिखाता है। कोई दो चीजें दी गई हैं, उनमें से हमें चॉइस करनी है तो विच का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हु ऑफ दीज ब्रदर्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने का काम कौन करता है, विच करता है। और विच पर्सन के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। तो सिलेक्शन करना है कि मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है दोनों ब्रदर्स में से, मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है दोनों ब्रदर्स में से। तो सिलेक्शन करने का काम विच करेगा या हु करेगा, ऑब्वियसली विच करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, विच ऑफ दीज ब्रदर्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, विच ऑफ दीज ब्रदर्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ आई आपको कि जो इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन पूछने के काम आता है। जैसे हम नॉर्मली भी, जैसे बिल्कुल सिंपल हम नाम भी पूछते हैं किसी से, व्हाट इज योर नेम, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया। तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रेसिप्रोकल, इंटेरोगेटिव अच्छे से समझ आए होंगे। अगर एक क्विक समराइज करूं तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज बताए। इंडेफिनेट में एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी बताया कैसे यूज होता है। रेसिप्रोकल में सिर्फ दो ही रहते हैं हमारे, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, टू पर्सन के लिए, मोर देन टू के लिए, ठीक है। इंटेरोगेटिव जो हमारी WH फैमिली थी। अब हमारी जो अपकमिंग वीडियो रहेगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से रहेगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये काफी अच्छे से समझ आए होंगे। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।